मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सीएम धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की। देहरादून में करोड़ों के बैंक घोटाले का सनसनीखेज खुलासा। बैंक से 4.80 करोड़ का गबन। पूर्व बैंक प्रबंधक गिरफ्तार। एसआईआर अभियान ने पकड़ी रफ्तार। 3 दिनों में 19 लाख से ज्यादा फॉर्म बांटे गए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सांसद डिंपल यादव ने सीएम धामी को लिखा पत्र। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग। दिग्गज शूटर कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन। खेल जगत पे शोक की लहर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसकी राजनीति हमेशा तुष्टीकरण और वोट बैंक तक सीमित रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक समाज को बांटकर राजनीति करने का काम किया, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और उनके विकास के लिए काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की है। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वो वोट बैंक तक सीमित थी कि कुछ लोगों को खुश करना है, उसके लिए देश का कितना नुकसान होगा, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता था। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं है बल्कि संतुष्टीकरण की है कि सभी का संतुष्टीकरण होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम होना चाहिए, व्यवस्था में समेकित सभी के लिए शासन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। और मोदी सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहला हस्ताक्षर किया, आप सबको ध्यान होगा, बनारस में उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की फाइल थी उस फाइल पर साइन किया और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। आज देश के अंदर 41 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने डीबीटी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते थे उनके अंदर कैसा विश्वास होता था, कैसा उनका एक शर्मिंदगी होती थी, उनको कहीं न कहीं अपने मन में न्यूनता का भाव आता था। उन सभी को 4 करोड़ ऐसे परिवारों को पक्के मकान मिले, 11 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और जो सम्मान घर उसके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। अभी डीबीटी के पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया और अनेक योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इस सभी योजनाओं ने सामान्य आदमी के जीवन में एक आम मानवी को एक जो परिवर्तन, एक वास्तविक बदलाव इन योजनाओं से आया और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तय कार्यक्रम अनुसार शुक्रवार को देहरादून पहुंच चुकी हैं। देहरादून एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनका काफिला सड़क मार्ग से राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन पहुंचा। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर देहरादून एयरपोर्ट में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया। नैनीताल में सांसद अजय भट्ट ने सैनिटोरियम रातीघाट बाईपास सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करते हुए वेल ब्रिज का फीता काटकर शुभारंभ किया। ये 19 किलोमीटर लंबा मोटर मार्ग लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है और इस अवसर पर
सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इस बाईपास के बनने से कैचीधाम क्षेत्र में लगने वाले भारी जाम से राहत मिलेगी। साथ ही अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और कर्णप्रयाग जैसे क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों और आपातकालीन वाहनों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, जिससे मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता मिलना आसान हो पाएगा। भारत के दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। कुछ समय पहले उन्हें हृदयघात हुआ था, जिसका उपचार दिल्ली अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन की खबर में खेल जगत और उत्तराखंड में शोक की लहर है। जसपाल राणा का जन्म 28 जून 1976 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ था। वे मूल रूप से नैनीबाग, चिलामू के रहने वाले हैं। उनके पिता नारायण सिंह राणा उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रहे हैं। उन्होंने 1994 के हिरोशिमा एशियाई खेलों में 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी थी। महज 18 साल की उम्र में एशियाई खेलों में देश का परचम लहराने वाले जसपाल को भारतीय शूटिंग टीम का मशाल वाहक माना जाता था। उनकी उपलब्धियों की सूची बेहद लंबी है। एशियाई खेलों के अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने भारत के लिए कई स्वर्ण और अन्य पदक भी जीते हैं। साल 1995 में चेन्नई, 1999 में काठमांडू में आयोजित SIF खेलों में उन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। पद्मश्री से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जसपाल राणा का निधन खेल जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि जसपाल राणा ने निशानेबाजी में भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया और कई पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। एक बहुत दुखद समाचार हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज प्रातःकाल ही जो है पद्मश्री और अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनेक कीर्तिमान जिनके नाम थे, जिन्होंने देवभूमि समेत पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, भारत के तिरंगे को लहराने का काम किया, अनेक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर, शिक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनका दुखद प्रातःकाल अस्पताल में देहांत हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और बहुत कम आयु में, 49 साल की आयु में ही वो हमारे बीच से चले गए। सच में परिवार के लिए बहुत कष्टकारी है। भगवान के सभी पारिवारिक जनों को, उनके चिंतकों को, प्रशंसकों को ऐसे समय में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। देवभूमि उत्तराखंड के महान निशानेबाज और द्रोणाचार्य अवॉर्डी जसपाल राणा के असामयिक निधन से खेल जगत में गहरा शोक व्याप्त है। उनके निधन की खबर से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के खेल प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है। जसपाल राणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए अनेक उपलब्धियां हासिल की और तिरंगे का मान बढ़ाया। देखिए, निश्चित रूप से ये खबर हम सबको बहुत स्तब्ध करती है। खेल जगत में तो नुकसान है ही है, साथ में मैं समझती हूँ कि पूरे देशवासियों के लिए भी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्सियत जिसने ओलंपिक स्तर पर देश का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया, जिसने उत्तरकाशी का नाम रोशन किया, आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से हम सब लोग इस खबर को सुनते हुए इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज नहीं रही, जिस शख्सियत ने हम सबको खेल के क्षेत्र में एक पहचान दिलाने का काम किया, उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में पहचान दिलाने का काम किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में हुए कार्यों ने विश्व स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाई और देश के प्रति लोगों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ।
सौरभ बहुगुणा ने कहा कि 12 साल जन कल्याण, गरीब कल्याण और विकास के रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान योजना के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं। जन कल्याण के 12 साल रहे हैं, गरीब कल्याण के 12 साल रहे हैं, विकास के 12 साल रहे हैं और पूरे विश्व में भारत की एक जो साख बनी है उसके 12 साल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 140 करोड़ लोगों का जो विश्वास उनके ऊपर था, उस विश्वास पर वो खरे उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल भावना थी अंत्योदय की, कि पंक्ति में आखिरी खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की योजना पहुँचे, उस पर 12 साल में काम किया गया है। देश की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ योजना आयुष्मान योजना चलाई गई है। लोगों को गैस सिलेंडर के रिफिल्स दिए गए हैं, उनको रोडों के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से गाँव को जोड़े गए हैं। तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से देश का जो विश्वास है, देश के लोगों का विश्वास और लोगों का प्यार माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलता रहे। देहरादून में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी के मामले में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन शाखा प्रबंधक महावीर सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए का लोन स्वीकृत कराकर बैंक को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। मामले का खुलासा बैंक के फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान हुआ। बैंक के मुख्य शाखा के प्रबंधक रिंकू गौतम की ओर से 15 मई को कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में साल 2013 से 2016 के बीच बैंक के लेखा अभिलेखों और लेजर प्रविष्टियों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय मिलने में हो रही देरी को लेकर अब सांसद डिंपल यादव भी मुखर हो गई हैं। मैनपुरी से लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर मामले की न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने, सीबीआई जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। अपने पत्र में डिंपल यादव ने कहा है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। घटना के बाद लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन लंबे वक्त बाद भी न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति को लेकर लगातार चिंताएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल विकासखंड में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। घेस सड़क पर एक टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को उपचार के लिए देवाल अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार टैक्सी में कुल 7 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि पहाड़ी सड़क के खतरनाक मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद टैक्सी सैकड़ों मीटर गहरी खाई में जा गिरी। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड और एफडब्ल्यूए सोसाइटी उत्तराखंड की ओर से देहरादून में एक दिवसीय उद्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र देश भर में लोगों का भरोसा जीत रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ पहुंचाया है। देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदाड़े ने ऋषिपड़ा सभागार कलेक्ट्रेट में जनपद के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभावार विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान की प्रगति की समीक्षा की बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे हर सुबह और शाम पोर्टल पर लॉगिन कर एसआईआर कार्यों की नियमित समीक्षा करें और प्रगति पर लगातार नजर रखें। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि 18 जून तक 100% फॉर्म वितरण का कार्य पूरा किया जाए और भरे हुए सभी फॉर्मों को तुरंत पोर्टल पर अपलोड भी किया जाए। लोहाघाट की पाटी नगर पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने शानदार जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने इसे जनता का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि उनका वैचारिक और राजनीतिक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से रहा है और आगे भी रहेगा।
समर्थकों के बीच उत्साहपूर्ण माहौल में नारायण लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में नारे लगाए और कहा कि वे पहले भी धामी जी के सेवक थे और भविष्य में भी उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। किसी कारणवश उन्हें भाजपा का टिकट नहीं मिल सका, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। मैं नारायण लाल अध्यक्ष नगर पंचायत पार्टी में बीजेपी का सदस्य था। किसी कारण मुझे टिकट नहीं मिल पाया। मैं धामी जी का सेवक था और सेवक रहूंगा। पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर जनपद भर में सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस की कई टीमों द्वारा अंतरजनपदीय और अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों के साथ साथ आंतरिक मार्गों पर भी लगातार जांच की जा रही है। अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए व्यापक स्तर पर सत्यापन कार्य किया जा रहा है। पुलिस टीमों द्वारा होटल, धर्मशाला, किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके अलावा बाहरी राज्यों से जनपद में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है। जहां चमोली जिले में घने कोहरे, अंधेरे और लगातार बारिश के बीच एसडीआरएफ ने 15 सदस्यीय ट्रैकिंग दल का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार जोशीमठ स्थित ड्रोन एडवेंचर ट्रैकिंग कंपनी के संचालक नरेंद्र सिंह रावत अपने 15 सदस्यीय दल के साथ घमसाली से बद्रीनाथ की ओर ट्रैकिंग पर निकले थे। ट्रैकिंग के दौरान दल मूसा पानी क्षेत्र के पास सरस्वती नदी पार करते समय खराब मौसम और घने कोहरे के कारण रास्ता भटक गया। ट्रैकर्स द्वारा टॉर्च और आवाज के जरिए मदद की गुहार लगाए जाने पर क्षेत्र में गश्त कर रहे आईटीबीपी जवानों की नजर उन पर पड़ी। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ टीम अपर उप निरीक्षक दीपक मेहता के नेतृत्व में तत्काल रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। लगातार बारिश, घने कोहरे और दुर्गम पर्वतीय मार्ग के बावजूद एसडीआरएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने ट्रैकर्स की सटीक लोकेशन का पता लगाया और करीब 1.5 घंटे के कठिन प्रयास के बाद टीम ट्रैकर्स तक पहुंची और सभी को सुरक्षित निकालकर वापस ले आई। देहरादून पुलिस ने तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक 10 साल के नाबालिग बालक को सकुशल उसके परिजनों से मिलाया। चीता ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को 10 जून की रात आराघर क्षेत्र में एक नाबालिग बालक परेशान अवस्था में अकेला घूमता हुआ मिला। पुलिस कर्मियों ने बालक को विश्वास में लेकर उससे पूछताछ की, जिसमें उसने अपना और अपने पिता का नाम बताया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस उसे थाने डालनवाला लेकर पहुंची और कंट्रोल रूम के जरिए उसके परिजनों की तलाश शुरू की गई। पुलिस के प्रयासों के चलते जल्द ही बालक के परिजनों का पता लगा लिया गया और उन्हें थाने बुलाया गया। देहरादून में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC द्वारा आयोजित होने वाली स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह परीक्षा 14 जून को जनपद के 116 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 46,350 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए पूरे जनपद को जोनों में विभाजित कर 11 जोनल और 34 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहनों के परमिट, यात्री क्षमता, आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ARTO धर्मेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई है। जिलाधिकारी के निर्देशों के तहत परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल से लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इसी सापेक्ष में रुद्रप्रयाग जनपद में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार परिवहन विभाग की लगातार चेकिंग और सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। अप्रैल माह में जैसे कि आप सब लोग को ज्ञात है कि हमने चेकिंग शुरू कर दी थी। साथ साथ अप्रैल में माह को मिला के अभी तक हमारे 1539 चालान हो चुके हैं, जिसमें हमने पशुमन शुल्क 23.5 लाख के करीब जनरेट कर लिया है। मई माह में ही हमने 1140 चालान किए, जिसमें हमने 12.5 लाख के आसपास का पशुमन शुल्क जनरेट किया है और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी।
देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनपद में स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम, नगर निकायों और कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को कूड़ा निस्तारण के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए सभी विभागों को टीम भावना के साथ कार्य करना होगा। लक्सर क्षेत्र में पुलिस और सीआईओ रुड़की ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी की रकम को सीएचसी सेंटरों के खातों के जरिए खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस संबंध में एसपी देहात शेखर सोयाल ने बताया कि पुलिस ने सहारनपुर निवासी अंकित चौहान और विशाल चौहान को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1,48,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। एक दो सीएससी सेंटरों से ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग उनके सेंटरों में आकर के कुछ पैसा मंगा रहे, पैसा उनको देने के बाद उनके अकाउंट फ्रीज और होल्ड हो गए। तो इस सूचना पर हमारी सीआईओ टीम और लक्सर थाना पुलिस ने काम किया तो 2 लोगों को पकड़ा। उन 2 लोगों के नाम है, एक का नाम है अंकित और दूसरा विशाल, दोनों सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये अभ्यस्त प्रकार के क्रिमिनल हैं, साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। इनका ये सीएससी सेंटरों में जाकर के पैसा मंगाते हैं, एक छोटा सा कमीशन सीएससी सेंटर वाले को देते हैं और कुछ समय के बाद सीएससी सेंटर वाले को पता लगता है कि मेरा अकाउंट है या मेरा बारकोड क्राइम के लिए यूज हुआ, क्योंकि उसका अकाउंट फ्रीज या होल्ड हो जाता है। इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपके माध्यम से आम जन में ये मैसेज जाए कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट, अपना फोन नंबर, अपना बारकोड किसी भी हाल में शेयर नहीं करना है। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।